Next topic is energy stored in capacitor. Energy stored in capacitor. Okay, so let's say we are having this capacitor, parallel plate capacitor, positives and negatives, right? और हमें पता है कि इसके बीच में मान लीजिए आपने कोई इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लाइक दिस, ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मान लो आपको यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू डैश और इसको आपको इस तरफ को मूव करना है। So let's say there's a dq dash charge, positive charge, and you want to move it in this way. So obviously you have to do some work, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी हम पॉजिटिव चार्ज ही मान के चल रहे हैं, तो अगर आपको इस तरफ को करोगे तो आपको काम करना पड़ेगा, isn't it right? तो हम पहले इसके बारे में क्या लिखने वाले हैं कि लेट्स से हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमारे पास कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, साथ साथ में करते जाओ, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हमें क्या करना है, लेट ए पॉजिटिव चार्ज, एक हमें पॉजिटिव चार्ज जो छोटा सा चार्ज डी क्यू डैश, वो हमें मूव करवाना है, नीड्स टू बी मूव्ड, हमें इसको मूव करवाना है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो अगर हमें पॉजिटिव प्लेट पे की तरफ को मूव करवाना है तो ऑब्वियसली हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन टू मूव द चार्ज डी क्यू डैश, अगर हमें डी क्यू डैश चार्ज मूव करवाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज v इंटू क्यू डैश और डी क्यू डैश, सॉरी v इंटू डी क्यू डैश। अब v, अगर हमारे पास यहाँ पे चार्जेस हैं तो यहाँ पे चार्जेस कितने हैं, मान लीजिए यहाँ पे चार्जेस है प्लस क्यू डैश और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू डैश, टोटल चार्ज ऑन द प्लेट क्यू डैश, दोनों में सेम चार्जेस है। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश, v इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, राइट, साइड में लिख भी देते हैं बिकॉज v इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी। तो वर्क डन टू मूव द चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सभी ने याद किया हुआ है, क्यू अपॉन सी, हमारे केस में क्यू डैश अपॉन सी। और बस अब करने क्या वाले हैं, ये हमारे पास है स्मॉल वर्क डन, इसको हम लिख देते हैं डी डब्ल्यू। तो स्मॉल वर्क डन ये था, ये स्मॉल वर्क डन क्यों है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चार्ज को मूव करवाया, अब हमें बहुत सारे चार्जेस मूव करवाने हैं तो हमें टोटल वर्क डन करना पड़ेगा। और आप सभी को पता है जब हमें टोटल वर्क डन करना पड़ता है हम इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग ए चार्ज Q, टोटल चार्ज हमारे पास मान लीजिए Q है, टोटल चार्ज इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज Q फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। अगर हमें टोटल चार्ज ट्रांसफर करवाना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। तो हम बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन कर दी, यहाँ पे हमने क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश की इंटीग्रेशन कर दी। और इंटीग्रेशन में हमने चार्जेस, स्टार्टिंग में मान लीजिए कोई भी चार्ज नहीं था, ज़ीरो, और हमने टोटल चार्ज कितने करवाने हैं, Q, तो लोअर लिमिट ज़ीरो हो गई और अपर लिमिट Q हो गई। तो हमें टोटल चार्ज ट्रांसफर करवाने हैं, पहले हमने कितना करवाया, छोटा सा चार्ज का नाम क्या रख दिया, डी क्यू डैश। अब हमें टोटल चार्ज कितने करवाने हैं, जीरो से लेके Q तक, ठीक है। तो अगर हमें ये इतने करवाने हैं तो हमने यहाँ पे लिमिट डाल दी 0 to Q और इसको
जो पहले ही सारी पूरी की पूरी वैल्यू थी इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब मुझे बताओ इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। 1/c बार आ जाएगा। क्यू डैश डी क्यू डैश की इंटीग्रेशन क्या होगी? यस, क्यू डैश स्क्वायर बाई 2, राइट। तो हम नेक्स्ट लाइन में करते हैं। डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन होगी डब्ल्यू, और इसकी हो गई 1/c आउटसाइड चला गया। चलो एक स्टेप और कर रहा हूँ ताकि अगर आपको नहीं पता तो ऐसे था 0 टू क्यू, तो क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन 2, और हमें टोटल चार्ज ट्रांसफर करवाना है 0 से क्यू। अब हम लिमिट्स डाल देंगे। पहले अपर लिमिट इसमें रिप्लेस करेंगे क्यू डैश में, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे। पहले अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस लिख के लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे 0 स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो ये बन गया वर्क डन इज इक्वल टू 1/c क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये बेसिकली बन गया वर्क डन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। So this work done is stored as potential energy inside capacitor. Potential energy inside capacitor. Therefore, electrical potential energy stored inside capacitor is equal to q square upon 2c। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम यू बोल देते हैं। एक और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर आप Q की जगह उसका फॉर्मूला आपको याद है, Q इज इक्वल टू सी वी, हम कल परसों 2 दिन किए, तो Q इज इक्वल टू सी वी। सो हम एक और करते हैं ऑल्टरनेट फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, तो रिप्लेस कर दो Q को CV के साथ। तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा U इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, सो विच इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जाके ना हम जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, हम कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की बातें करेंगे। हम कहेंगे कि अगर हम कैपेसिटर को बैटरी के साथ लगा दें, ना बैटरी के साथ लगाएं, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी। तो उस केसेस में आपको कम से कम फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इज इट ओके? अच्छा, अभी एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, ये दोनों फॉर्मूले यूज कहाँ पे होंगे। हमने कर दिया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और दोनों ही फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी के हैं, लेकिन ये दोनों में एक चीज है, कहीं पे ये फॉर्मूला यूज होगा, कहीं पे ये होगा। कैसे? जहां पे आपको चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, ये चार्ज कांस्टेंट आपको गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर आपको पता लग गया कि पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट गिवन हो, हम ये करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि कुछ ऐसा हो गया कि पूरे सर्किट का पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। अगर मैं कह दूं कि वो पूरे सर्किट का चार्ज कांस्टेंट है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। इज इट ओके? राइट। तो ये जब चार्ज कांस्टेंट ये, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। आपके लिए बस इतना हिंट याद रखना, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको फिर से यही चीज़ रिवाइज करवाऊंगा कि हमने ये कहा था कि चार्ज कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगेगा, राइट। ठीक है। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे ये देख ली है कि पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर इस फॉर्मूले में देखें तो चार्ज पे और ऑब्वियसली कैपेसिटेंस पे। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू, अगर चार्ज कांस्टेंट है
तो यू इंक्रीज होता जाएगा अगर कैपेसिटेंस कम होगी, उल्टा। और यहां पे उल्टा हो गया, देखो यहां पे उल्टा हो गया, यहां पे आ रहा है कि पोटेंशियल इंक्रीज, सॉरी एनर्जी इंक्रीज करेगी जब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, बट प्रोवाइडेड वी कांस्टेंट हो। तो एमसीक्यू में कई बार आपको ये क्वेश्चन आता है, अगर आपने ये याद कर लिया तो वो ये डाल देगा, अगर ये याद कर लिया तो ये डाल देगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो आपको लिखेगा इफ क्यू इज कांस्टेंट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड सी। ठीक है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे नोट इफ क्यू इज कांस्टेंट, अगर क्यू कांस्टेंट हो देन यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। एनर्जी इंक्रीज करेगी, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी। लेकिन इफ v इज कांस्टेंट, if v is constant then u is directly proportional to v c, sorry, u c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको फिर बताऊंगा उसके बारे में। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, मे बी आपको अभी क्लियर हो जाए। क्यू कब कांस्टेंट होता है, आपने एक कैपेसिटर लिया और आपने उस कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद आपने सर्किट से उसको तोड़ा और अपने अपने अपनी पॉकेट में डाल दिया, मतलब अपने पास रख लिया। अब आपके पास चार्ज है, सॉरी कैपेसिटर है, सर्किट से तो नहीं लगा हुआ लेकिन वो चार्ज भी है, तो चार्ज है तो उसका चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट होगा उस टाइम पे। आपने कैपेसिटर को फुली चार्ज करके, चलो फुली नहीं किया, जितना भी किया आपने, चार्ज है ना, जितना भी वो चार्ज है आपने उसको हटा के अपने पास रख लिया। अब उसके पास चार्ज तो है ही है ना, वो खाली तो नहीं पड़ा हुआ है, जितना भी चार्ज है उसके पास, तो वो उसके पास जब चार्ज होगा तो उसका चार्ज उस टाइम पे कांस्टेंट होगा। अगर उस टाइम पे, तो मैं उसको पता क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा कि अगर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होगा कैपेसिटर का, तो आप कहोगे चार्ज कांस्टेंट होगा। जब आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर के पास जितना भी चार्ज था, 30% था, 60 था, 80 था, जितना भी था, वो उतना ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा जब तक उसको आप यूज नहीं कर लेते। और यूज करने के लिए तो आपको उसको सर्किट में दोबारा लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो आप तो लगा ही नहीं रहे, तो वो कैपेसिटर के अंदर जितना भी चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो उसकी फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। और जब आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे तब बैटरी इसको लगातार चार्ज देती जाएगी, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन फिर कांस्टेंट क्या रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपने एक सर्किट के साथ क्या कर दिया, कैपेसिटर लगा दिया लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे जितने, याद है ना हमने किया था, जितनी वोल्टेज इसके पास है वही वोल्टेज यहाँ पे आती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने का मतलब होता है कि आप उससे काम ले रहे हो, कैपेसिटर से अब काम लेना शुरू कर रहे हो। जब काम लेना शुरू कर रहे हो तो वहां पे चार्ज नहीं रहेगा कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तब ये वाली कंडीशन आएगी। तो ये हम करेंगे, ठीक है, इसको हम मतलब बहुत डिटेल में करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करनी उस टाइम पे, हमें कितनी बातें करनी है कि सी के कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा, अगर हम डाल दें तब क्या होगा, अगर अगर पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो वो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी के लिए नहीं। तो अभी के लिए हमें सिर्फ ये जानना है, इफ चार्ज इज कांस्टेंट देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन, अगर बी कांस्टेंट है देन यू एंड सी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डन। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कि ज्यादा फॉर्मूला जब यूज होता है वो ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम कैपेसिटर को बैटरी में कनेक्ट करके रखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक हाफ सी वी स्क्वायर, इट्स समथिंग लाइक हाफ आर आई स्क्वायर, नहीं एल आई स्क्वायर। ये क्या है, ये भी आप पढ़ोगे आगे जाके जब हम इंडक्टर करेंगे ना, तो ये क्या होता है, ये आपको ना याद करना इजी रहता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, तो सेम सेम रिलेशन चलते हैं। तो आप ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, हाफ सी वी स्क्वायर, अगर उससे आप ये बनाना चाहते हो तो आप बना लोगे क्यू स्क्वायर बाई 2c। ओके, सो राइट डाउन, शो दैट शो दैट शो दैट if three capacitors C1 C2 C3
C1, C2, C3 are connected in series or in parallel, are connected in series or parallel, the energy stored remains same. The energy stored remains same. ये तीन कैपेसिटर को वैसे याद रख लेना, बात हम प्रूव भी कर देंगे। तीन कैपेसिटर को चाहे सीरीज में जोड़ दो चाहे पैरेलल में जोड़ दो, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम रहती है। ओके, ये हमें चीज को प्रूव करना है। तो ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं? हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास तीन कैपेसिटर हैं, राइट? तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? हमारे पास तो दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे सीरीज में? वो क्यों? उसमें चार्ज, सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज कांस्टेंट होता है, तो हम क्यू स्क्वायर बाय 2c वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाय 2c, राइट? क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, बिकॉज इन सीरीज चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पे C की जगह हम C इक्विवेलेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक नहीं है, तीन कैपेसिटर है, तो हम C की जगह C इक्विवेलेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करें? क्यू स्क्वायर बाई 2 तो ऐसे ही रहने दो, और 1/c इक्विवेलेंट चलो अलग से लिख लो, बात तो वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया। क्यू स्क्वायर बाई 2 1/c इक्विवेलेंट। अब 1/c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख दो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो आप सभी को पता है, क्यू स्क्वायर बाई 2 1/c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 1/c1 1/c2 1/c3। दिस इज क्यू स्क्वायर बाई 2 1/c1 1/c2 1/c3। अब इसको ब्रैकेट को खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो क्यू स्क्वायर बाई 2 को अंदर, तो आपके पास ये बन गया क्यू स्क्वायर बाई 2c1 क्यू स्क्वायर बाई 2c2 क्यू स्क्वायर बाई 2c3। और क्यू स्क्वायर बाई 2c1 क्या होगा? ये तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला है, लेकिन फॉर द फर्स्ट कैपेसिटेंस, तो ये बन जाएगा U1 U2 एंड U3, राइट? सो U1 क्या है? दिस इज दी, सो हेयर U1 U2 U3 आर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ गया U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ओके, सेम दोबारा से करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको पता है अब क्या चेंज होने वाला है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? यस, फॉर्मूला दूसरा लग जाएगा अभी। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। वंस अगेन यहाँ पे C की जगह हम C इक्विवेलेंट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे, ये फॉर्मूला हमने क्यों लिखाया? बिकॉज इन पैरेलल potential remains same, potential remains constant। ये हो गया। तो वंस अगेन C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दो, हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3 और साथ में V स्क्वायर। फिर से ब्रैकेट खोल दो, तो ये बन गया हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर हाफ C3 V स्क्वायर, और ये हो गया U1 प्लस U2 प्लस U3। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन of given capacitors।
जो भी आपके पास कैपेसिटर दिए हुए हैं उनको चाहे आप सीरीज में लगा लो चाहे पैरेलल में लगा लो, दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम रहेगी। राइट डाउन व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज, हाँ क्वेश्चन ले लो, टॉपिक एक ही चीज है, जान बूझ के मैं, क्योंकि ये कुछ एक दो तीन लाइन का ही है। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, जब भी आपको ये फिजिक्स का एक रूल बताता हूँ, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला किया हुआ है सभी ने, क्या होता है? हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम। एक्चुअली ना वो डेंसिटी नहीं होता, उसको उसका एक्चुअल नेम होता है मास डेंसिटी। उसका एक्चुअल नेम था मास डेंसिटी, हमने उसको थोड़ा इजी बना दिया, डेंसिटी बना दिया, इसलिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं उसको मास डेंसिटी बोलूँ तो उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सिमिलरली अगर आपको एनर्जी डेंसिटी बोला जाए तो वो होगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ऐसे और भी होते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिस भी वैल्यू के साथ डेंसिटी वर्ड आ जाए वो हो जाएगा दैट वैल्यू, दैट क्वांटिटी डिवाइड बाय, या वॉल्यूम होगा या डिवाइड बाय एरिया होगा, डिपेंड करता है कि वो जो चीज़ है वो वॉल्यूम में एक्ट करती है या एरिया में एक्ट करती है। कई अभी मैं आगे जाके करवाऊंगा आपको, मुझे याद भूल गया कौन से टॉपिक में आएगा, वहां पे भी हम ऐसे कुछ लिखेंगे डेंसिटी, लेकिन उसका फॉर्मूला होगा दैट वैल्यू दैट वेरिएबल डिवाइड बाय एरिया, क्योंकि वो एरिया पे एक्ट करता है। अगर वो वॉल्यूम में एक्ट करेगा तो डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये सिर्फ आपको फिजिक्स का जनरल रूल बता रहा हूँ। एनर्जी डेंसिटी, मास डेंसिटी आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, राइट डाउन। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ये तो क्लियर हो गया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जो फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला, इसको हम शो करते हैं म्यू से, बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं होता ये, लेकिन इसका फॉर्मूला होगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कौन सा वॉल्यूम की बात हो रही है ये हो रही है बेटा, इसके बीच की बात हो रही है, ये वाला वॉल्यूम। ठीक है ना, इसके एनर्जी कहाँ पे होती है? अच्छा ये भी मुझे आपको थोड़ी सी बताना था, जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी कहाँ पे है, पहली प्लेट में है कि दूसरी प्लेट में है? याद है आपको, मैंने जब चार्जेस में आपको बताया था कि चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है, तो आंसर था उसके बीच में होती है, दो चार्जेस के बीच में होती है। ऐसे ही अगर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है, इन दोनों के बीच में होती है। तो जब आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम कौन सा लोगे, इसका नहीं इसका नहीं, इसके बीच वाला वॉल्यूम लोगे। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि आपको पता है वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना। अब एरिया कौन सा ले, जितना ये प्लेट का एरिया है उतने में ही तो ये फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्लेट का एरिया कितना है, ए, ऑल्दो मैं एरिया इसका ले रहा हूँ नो डाउट, लेकिन इसका एरिया कितना होगा, जैसे कि ये प्लेट ऐसे पड़ी है ना, दूसरी प्लेट ऐसे पड़ी है, दोनों प्लेट पड़ी है, मैं आपको कहूँ कि ये बीच वाला कितना एरिया है, तो आपको कि जितनी प्लेट है वही इसके बीच वाला एरिया है। तो इसके बीच में पीछे पीछे को कितना जा रहा है, ये इतना ही जा रहा है, तो ये तो एक हो गया, एरिया हो गया। अब ये कितना दूर है, तो हम कहेंगे डी। तो ए, ये वाली स्पेस है ना, इसके बीच वाली स्पेस, और इंटू डी बन गया वॉल्यूम। समझ में आ रही है? बच्चे यहाँ पे गलती छोटी सी क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि पता नहीं एरिया हम इसका ले रहे हैं तो फिर डी इसका कैसे ले रहे हैं। एक्चुअली हम इस प्लेट का एरिया ले भी रहे हैं नो डाउट, लेकिन हमारा एक्चुअल जो पॉइंट है वो इस प्लेट का एरिया लेना नहीं था, हमें इस स्पेस का वॉल्यूम निकालना था।
अब अगर आप ध्यान से फिर से देखो, अगर मैं कहूं कि ये दो चीजें हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे इन दोनों के बीच में स्पेस कितनी है? हाँ, आप ये कह, अगर लेंथ विड्थ और हाइट के तरफ जाऊं तो आप ये कह सकते हो सर इतनी पीछे को लेंथ, इतनी ऊपर को विड्थ, और ये आपकी डेप्थ, जो मर्जी कह लो, तभी ये स्पेस बनी इसके बीच में। अच्छा, अब इसकी लेंथ और विड्थ, इसके अंदर, इस स्पेस के अंदर लेंथ और विड्थ कितनी है? जितनी इसकी प्लेट की थी उतनी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर अंदर लग रही है, बाहर तो लग नहीं रही है ना। और इसकी डेप्थ, डेप्थ कौन सी है? डेप्थ इसकी थोड़ी ना लोगे फिर आप। डेप्थ कौन सी लोगे? जो इन दोनों के बीच में गैप है, क्योंकि हम तो वो स्पेस का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। और वो वाला डी कितना है? वो जो सेपरेशन थी इसके बीच में। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो डी, और इसके बीच का आप ले रहे हो एरिया ए। तो टोटल जब आपने एरिया को डेप्थ डी, नॉट डेप्थ, एरिया को अपने सेपरेशन से मल्टीप्लाई किया, आपको मिल गया वॉल्यूम। अब बात रहेगी एनर्जी की। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखें? तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने किया था क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। दूसरे से भी निकाल सकते हैं हम, बट लेट से हमने यहाँ पे लिखा था क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं ए डी। ये हो गया, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है? ये हम आपने सबने किया हुआ है, बस मैं आपको साथ साथ में हिंट देता रहता हूँ। जैसे कि Q का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए। हाँ जी बेटा, एनर्जी को, क्योंकि हम एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं। अच्छा, दूसरी वाला क्यों नहीं लिया? हाफ सी वी स्क्वायर। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, या तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी ले लो, चाहे हाफ सी वी स्क्वायर ले लो। हाँ, उससे नहीं आएगा। क्या, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। अगर हाफ सी वी स्क्वायर शुरू करते ना, तो उसको कन्वर्ट करके फिर आपको उसको क्यू में लेके आना था। उसका रीजन क्या था कि हमें क्यू का ये रिलेशन लिखना था। तो अगर आप हाफ सी वी स्क्वायर में जाते हो तो आपको ये सिग्मा नहीं मिलेगा सी वी स्क्वायर से, है ना। तो अगर आप हाफ सी वी स्क्वायर से शुरू कर सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन फिर आप कहोगे कि ओके जी, वी की वैल्यू होती है क्या होती है? क्यू बाई सी। तो आप यहाँ पे क्यू बाई सी डाल दोगे, उसका स्क्वायर करोगे, करते 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 आप यहीं पे पहुंच जाओगे वापस। ठीक है, तो हम पहले हमने वो वाला लिख दिया। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। अब सिग्मा ए लिख दिया हमने, है ना। अब मुझे बताओ सिग्मा का फॉर्मूला अब निकालने वाले हैं हम। अच्छा, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा के बीच में क्या रिलेशन होता है? कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा के बीच में क्या रिलेशन होता है? इन अदर वर्ड्स में आपसे ये पूछ लेता हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस प्लेट्स? कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये होती तो यहाँ से सिग्मा निकाल लो, तो सिग्मा कितना हो जाएगा? सो यस, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। अब ध्यान रखना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऐसे डालना है और ई ऐसे डालना है, ठीक है ना। सी डाल के एप्सिलॉन नॉट, सी फिर एक लाइन ऐसे, ये एप्सिलॉन नॉट होगा, और ई तो आपको पता ही है प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमने सिग्मा को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन नॉट ई के साथ, और ए पहले लगा हुआ था और उसका स्क्वायर भी था, नीचे टू सी था अपॉन ए डी था। ये हो गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ई, ए अपॉन टू सी, और ए डी आ गया। राइट बेटा। अच्छा, अब लास्ट चीज करने वाले हैं, वो क्या है? सी का फॉर्मूला। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू, ये हमने अभी इसके न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना कैपेसिटर का, ये पैरेलल प्लेट का सबसे लाइक बेसिक फार्मूला है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होती है, इट इज ऑलवेज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, राइट। तो जहाँ पे आपको सी मिल रहा है वहाँ पे ये भी कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट ई ए का स्क्वायर टू सी की जगह आपने कर दिया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और नीचे लिखा हुआ है ए डी। ये आ गया, राइट बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करो
कैसे करोगे? देखो पहले ये डी को ऊपर ले जाओ, आपको थोड़ा और इजी करवा दूं, आप यहाँ पे नहीं तो गलती कर जाओगे। हाँ वो तो जाएगा, करना तो यही है, अगर किसी ने कर लिया तो वैसे कर लो, नहीं तो मैं थोड़ा सा जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो मैं एक काम करने को पहले इसको थोड़ा सा और इजी करने वाला हूँ। जैसे इसको एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2c नीचे ले गया और ए डी साथ में। जिन्होंने वैसे कर लिया इट्स टोटली ओके, करना वही है हमें भी। अब सी की वैल्यू डालने वाले हैं यही, साइन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और साथ में ए डी। ठीक है, अब देखने थोड़ा इजी लग रहा है। डी के साथ डी कैंसिल, ए के साथ एक ए कैंसिल, सॉरी दूसरा ए भी गया, दोनों ही ए गए, और एप्सिलॉन नॉट के साथ एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा? देखो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, अब ये एमसीक्यू का क्वेश्चन फिर से आ रहा है, वो क्या कि एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? सो एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर इन एयर। अगर एप्सिलॉन नॉट चेंज ना हो, कोई डाइलेक्ट्रिक ना हो, तो एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का स्क्वायर। सिंपल, मतलब कहीं आप एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी को मिक्सअप मत कर देना। आपको क्वेश्चन आए एनर्जी डेंसिटी का और आपके दिमाग में फॉर्मूला चलता हो एनर्जी का, हाफ सी वी स्क्वायर, और वो आपसे पूछ ले कि बताओ जी एनर्जी डेंसिटी कैसे बढ़ेगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें दिख ही नहीं रही, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर मैं आपको कह दूं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ट्वाइस कर दें, इज ट्वाइस, तो एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा? ये क्वेश्चन ऐसे आता है, तो एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा? तो आंसर है विल, क्या होगा? तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्वाइस कर दिया तो 4 टाइम्स एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो विल बिकम 4 टाइम्स। ये ना छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे आते हैं, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन ई का स्क्वायर, है ना। लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन देखता हूं ना, आप भी ऐसे ही देखा करो, सोचा करो, जब भी मुझे कहीं पे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दिखना शुरू हो जाता है ना, तो मेरे दिमाग में आता है नहीं यार ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब के का चक्कर भी आ सकता है कहीं ना कहीं। कभी भी एप्सिलॉन नॉट दिख पड़ा ना आपको इस चैप्टर में, तो के को दिमाग में ले आया करो। मतलब मैंने कहा कि अगर एयर में होगा तो ये होगा, लेकिन अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई, लेकिन आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया एक जिसकी वैल्यू 10 है, तब बताओ एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? हाँ तो हम देखो वो भी कर लेते हैं। ये आपको ये हमेशा दिमाग, जो मैं करवा रहा हूँ ना, आपको एक स्टेप ज्यादा सोचना है उससे। मैंने लिख दिया इन एयर, स्पेशली लिखा, उसका रीजन ये था कि मुझे एप्सिलॉन नॉट दिख पड़ा, राइट। तो अगर मैं आपको कह दूं, सेकंड नोट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, ये तो चेंज नहीं हुई, ठीक है, बट डाइलेक्ट्रिक जिसकी के की वैल्यू मान लो 5 है, चलो 5 है, इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तब बताओ एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा? विल बी, तो इसका आंसर है कि क्योंकि आपने म्यू को अब के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कर दिया। एप्सिलॉन का बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, या तो एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे या के एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, याद करना ही बड़ा इजी है। अगर डायलेक्ट्रिक डाल दिए कहीं पे भी आ जाए, अगर डायलेक्ट्रिक आ गया तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के मल्टीप्लाई कर दो,
तो यहाँ पे बन गया के एप्सिलॉन नॉट, और वहां से हमें क्लियर हो गया कि दैट मीन्स म्यू इज प्रोपोर्शनल टू के। अगर के की वैल्यू 5 हो जाएगी तो म्यू जो है वो भी 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो एनर्जी डेंसिटी इंक्रीजेस 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। ओके बेटा, तो ये एक और बात यहाँ से क्या समझ में आ रही है, अगेन यू आर अ स्टूडेंट, तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग ना आगे से आगे सोचता ही जाए। के की वैल्यू मैंने कितनी डाली, 5, कितनी डाल सकता था, और 4, 3, 2, 1, 1 डालता वो तो एयर ही होती है, और 1 से कम भी डाल सकता हूँ, नहीं, तो के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक डालने से हमेशा इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज तो कभी हो नहीं सकती, है ना किरण। के की वैल्यू हम 2, 3, 4, 5, 7 डालेंगे तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली इतने टाइम्स इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये भी नोट आ गया कि एनर्जी डेंसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस with insertion of dielectric, with insertion of dielectric। हाँ जी, क्यों? रितेश, आर यू इन योर सेंसेस? रितेश, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम यू। कोई बात नहीं, होता है कई बार दिमाग ना गर्मी से हिल जाता है। देख, म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, चलो ये आपने मुझे कुछ ना, मैं बताता हूँ। ओके, पहले मैं इसका सॉल्व कर दूँ। अब ई को हमने कितना कर दिया, ट्वाइस, 2 ई कर दिया, तो म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट 2 ई का स्क्वायर, तो ये बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट 4 ई स्क्वायर। अब आपको कैंसिल नहीं करना, क्योंकि आपको 4 बाहर निकालो, आपको ये वैल्यू चाहिए। सी, आप उसको क्यों चेंज कर रहे हो, आप उसको क्यों चेंज कर रहे हो? अगर आपने यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल आउट कर दिया तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लेकिन आपको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये तो फिर से बनाना पड़ेगा, बना आप यहाँ से भी सकते हो, एक स्टेप और कर लो, फिर 2 से और मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आपको कि आप इसको क्यों छेड़ रहे हो, इसको तो ऐसे ही रखो और जो वैल्यू है उसको बाहर निकाल दो। आपको याद है एक बारी मैंने जब स्टार्ट किया था सेशन, जब मैंने कहा था कि बताओ जब एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी कितनी बढ़ जाएगी, ट्वाइस, थ्राइस, आप करते जा रहे थे। कबीर, जब मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो आपने कहा था वो कौन, मैंने कहा था मैं फिर से करवाऊंगा, वो ट्रिकी यही होते हैं। ट्रिकी में क्या होता है कि अगर तो आपके पास रिलेशन ऐसा हो, मान लो यहाँ पे हो, लेट्स से, ओके, एनर्जी का फॉर्मूला हो mgh, और मैं कह दूं अगर हाइट को ट्वाइस कर दिया तो एनर्जी का क्या होगा, आप कहोगे वो भी ट्वाइस हो गई। मैं कहूंगा कि अगर मास को ट्वाइस कर दिया तो आप कहोगे एनर्जी भी ट्वाइस होगी। प्रॉब्लम पता कहाँ पे आती है, अगर मैं आपको कह दूं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है ना, और मैं कह दूं वेलोसिटी को ट्वाइस कर दिया, तो आप क्या करोगे, आप वेलोसिटी को ट्वाइस कर दिया तो जो अभी आपने गलती की, तो आप वेलोसिटी को 2v करोगे, ये करोगे, फिर आप उसको 4 लिख दोगे, और फिर बाय वो क्या कहते हैं, आपका दिमाग जो चलता है हमेशा कि इसको कैंसिल करने की सोचेंगे, आप कैंसिल नहीं करना, बिकॉज आपको ये चीज बनानी है। तो ये चीज अलग से बना दो और उसके बाद जो रह गया उसको बाहर लिख दो, वो आंसर है। तो ये कैंसिल वाला काम नहीं करना है उस टाइम पे। ओके, ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये आता है डाउट
रितेश को आया, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, अदरवाइज ये कॉमन डाउट है, ये आता है, ये प्रॉब्लम होती है। डन बेटा? ओके, नेक्स्ट इज राइट डाउन व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। तो आज हम बहुत थ्योरी कर रहे हैं ये वाली। व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? ये बार बार हम स्टडी करते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक, ये होता क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक, एक तो बात ये है कि ये इंसुलेटर होता है, पर ये कंप्लीटली इंसुलेटर भी नहीं होता। मतलब डाइलेक्ट्रिक वो होता है जो अपने अंदर चार्ज को मूव ना करने दे। आपको याद है इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द चार्जेस और करंट टू पास थ्रू देम। ये भी वैसे ही काम करता है, ये भी चार्ज को पास नहीं करने देता, लेकिन ये इंसुलेटर से थोड़ा सा अलग होता है। हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझ में आएगा। राइट डाउन क्या होता है? सो डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर। ए डाइलेक्ट्रिक is essentially an insulator। ये भी एक तरह से इंसुलेटर ही होता है, बट इसमें एक चीज अलग क्या है, विच कैन बी पोलराइज्ड, विच कैन बी पोलराइज्ड, विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, through small localized displacement of its charges। ये चीज है बड़ी, कुछ देख के समझ में आ रहा है क्या मतलब है ये? हाँ, लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक में ऑब्वियसली चार्जेस तो इसमें भी होते हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऐसे हैं, ऐसे चार्जेस हैं। लेकिन ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, मतलब ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे, मतलब ये करंट नहीं पार, करंट को फ्लो नहीं करवाएंगे, लेकिन ये करेंगे क्या? इट कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड। मतलब ये वाले, जब आप मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो मैं आपको दोनों ही बताता हूं। मान लो, लेट से, चलो हमने बना तो लिए ये डायग्राम। मान लीजिए ये हमारे पास इंसुलेटर नहीं है, मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। और कंडक्टर का क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे क्या होगा? कंडक्टर में जब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, पॉजिटिव चार्जेस कौन सी तरफ को फ्लो करना शुरू कर देंगे? टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव अवे फ्रॉम। यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में आपको पता है फ्री चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ जाने शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। ओके, राइट। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो तो ये एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शुरू कर देंगे, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, राइट। ये था ई एक्सटर्नल और ये था ई इंटरनल। तो होगा क्या, कंडक्टर के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से जा रही है उतनी ही ये अंदर बनाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको दोबारा से शो करूं तो पता क्या होगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है एक्सटर्नल, उतनी ही ये वापस को बनाएगा ई इंटरनल। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगी। सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगा, ये डेरिवेशन में करेंगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो ही नहीं करती। रीजन,
सारे पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ चले गए, नेगेटिव एक तरफ चले गए, और उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई ई इंटरनल। तो ई इंटरनल ने क्या किया, ई एक्सटर्नल को कैंसिल आउट करना शुरू कर दिया। जितना ई एक्सटर्नल बढ़ाते जाओगे उतना ही ई इंटरनल बढ़ता जाएगा, इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर। एमसीक्यू का एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि आपको कहेंगे कि बताओ जी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी होती है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करते हो बाहर से तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आंसर इज जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। ओके, ये तो बात हो गई कंडक्टर की। अब बात करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक की। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करोगे, पहले तो मान लो डाइलेक्ट्रिक में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही है, ऐसे चार्जेस पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे पड़े हुए हैं, रैंडम पड़े हुए हैं। अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे है नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, अभी कुछ नहीं हुआ। अब जब ये प्रेजेंट होगी तब क्या होगा, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी शुरू कर दी, ई एक्सटर्नल। ये कौन सा है, ये हम डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या होगा, अब क्या होगा, तो होना फिर वही चाहिए, क्या होना चाहिए, जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करे और जो नेगेटिव है वो उल्टा मूव करे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन इसके जो बॉन्ड्स बने होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये सारे पॉजिटिव उस तरफ जा ही नहीं पाएंगे। तो पता कैसे होंगे, ये पॉजिटिव यहां तक पहुंच जाएगा और नेगेटिव यहां तक पहुंच जाएगा, ऐसे एक और नेगेटिव पॉजिटिव फिर आ जाएंगे, ऐसे एक नेगेटिव पॉजिटिव फिर ऐसे आ जाएंगे, एक नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये दोनों अलाइन तो हो रहे हैं लेकिन ये लोकली अलाइन हो रहे हैं, लोकली अलाइन का मतलब ये होता है कि मान लो जी आपको, तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो जी आपको घर से पूरी फ्रीडम मिली हुई है ना, तो आपको कहा कि बेटा आप जहाँ जाना चाहते हो जाओ, जाओ अपना करियर बनाओ। तो कोई मुंबई चला गया, कोई तमिलनाडु चला गया, कोई कहीं चला गया, पूरी फ्रीडम है, ठीक है, लोकलाइज नहीं है। यहाँ पे है लोकलाइज, तो आपको कहा बेटा जाओ श्रेया जाओ अपना करियर बनाओ, लेकिन ध्यान रखना कि घर के बाहर मत जाना, लोकलाइज्ड फ्रीडम दे दी। तो आप अपने रूम से निकलो, तो मतलब आप घर से निकलो लेकिन आप बस लोकल ही जाना, चलो हम थोड़ा और दूर ले लेते हैं, मतलब आदमपुर के बाहर मत जाओ, जब भी लोकल ही है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। आप तो इसमें जो चार्जेस होंगे मूव तो वो भी करेंगे, लेकिन वो लोकल, ये यहाँ पे वर्ड आ गया, वो स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। डन, की हो गया, सो स्मॉल लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट, फाइन, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसके कारण होगा क्या, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कैसे होगी, तो यहां से जा रही है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ऑपोजिट, ये भी बनाएंगे, ये सारे बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऐसे, ये भी बना रहा है, ये भी इधर को बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहे हैं, लेकिन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल। तो ये क्या करेंगे, ये अपोज तो करेंगे बेटा ऐसे, लेकिन ये एरो छोटा रह जाएगा, ये है ई इंटरनल, ज्यादा अपोज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी या जीरो होगी, करेगी, राइट, लेकिन कितनी करेगी, क्या उतनी करेगी जितनी बाहर थी या उससे कम करेगी, कम करेगी। इसके अंदर कम क्यों हो रही है, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज कर रही है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे भी थी, वो इक्वल क्यों हो गई थी,
क्योंकि सारे चार्जेस ऑपोजिट साइड पे चले गए और उसके पास चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, कंडक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे इतने नहीं होते और सारे सिर्फ नहीं, सारे उधर नहीं जा पा रहे एक्चुअली। अगर आप ध्यान से देखो, इनफैक्ट ये पॉजिटिव नेगेटिव तो जाएंगे भी नहीं, ये कई बार तो न्यूट्रल ही कर देंगे एक दूसरे को, ये भी न्यूट्रल कर देंगे, ये सभी न्यूट्रल कर देंगे। तो जो नेगेटिव थोड़े बहुत यहाँ पे बचे और जो थोड़े बहुत पॉजिटिव यहाँ पे बचे, बस वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इट वुड बी मच लेसर देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं कर पाएगी। सो क्या होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बट इट्स वैल्यू, कौन सी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक बट its magnitude is less than external electric field। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे वैल्यू कम होगी, लेकिन हाँ एग्जिस्ट तो करेगी। कंडक्टर में नहीं एग्जिस्ट करेगी, कंडक्टर में बस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, बाहर होगी, अंदर नहीं होगी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट बेटा, तो ये आपको सारी स्टोरी यहाँ तक समझ में आ रही है क्या क्या हो रहा है। डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, एक इंसुलेटर होता है, हाँ, लेकिन फिर इंसुलेटर और इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो चार्जेस हैं वो कैसे डिस्प्लेस करते हैं, लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट होती है चार्जेस की। जब लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब ये जो चार्जेस ऐसे 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 पड़े हुए थे, ये थोड़ा बहुत घूमे, थोड़ा बहुत मूव किए, राइट, लेकिन वो जैसे ये वाला प्लस है वो सिर्फ यहाँ तक ही जा पाया, ये जो प्लस है हो सकता है ये यहाँ तक जा पाया, बस थोड़ा सा मूव किया यहाँ से, मतलब यहाँ से गया और यहाँ तक जाके रुक गया, ये पॉजिटिव गया यहाँ जाके रुक गया, ये पॉजिटिव गया यहाँ पे जाके रुक गया, उससे आगे नहीं जा पाता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लोकलाइज। तो लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट जब होगी तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यस बनेगी, और वो किसको अपोज करेगी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। पर क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा अपोज कर पाएगी, आंसर इज नहीं कर पाएगी, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, आंसर इज करेगी, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर, क्या वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी, कम होगी या इक्वल होगी, हमेशा कम होगी। लेकिन कंडक्टर में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी अंदर, नहीं 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 आप गलत बोल रहे हो, अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, करेगी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दोनों का आंसर आएगा, वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दो वर्ड बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपको अगर क्वेश्चन कभी आएगा तो वो हमेशा नेट वाला ही आएगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होगी, राइट। चलो बाकी कल करते हैं। नहीं मैं और नहीं करवाऊंगा। अच्छा अच्छा।